सो हेलो गाइस, अर्जुना की करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आगे लेके आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में। 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ है। पर्यावरण व कार्बन सम्मेलन जो है ना, वो भी नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण व कार्बन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 32वां कृषि अर्थशास्त्री व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ना नई दिल्ली में हुआ है। और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उभरती प्रौद्योगिकी का वैश्विक सम्मेलन जो है ना, बेंगलुरु में हुआ है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उभरती प्रौद्योगिकी का वैश्विक सम्मेलन जो है ना, बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है। 27वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन अवार्ड ना मुंबई में हुआ है। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ है। 8th मोबाइल कांग्रेस जो है ना, नई दिल्ली में हुआ है। मोबाइल कांग्रेस। 8वां चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ना, गुवाहाटी असम में हुआ है। चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है ना, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। और 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो जो है ना, देहरादून में हुआ है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो जो है ना, देहरादून में हुआ है। ठीक है। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गुवाहाटी में। 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उभरती प्रौद्योगिकी का वैश्विक सम्मेलन बेंगलुरु में। 32वां कृषि अर्थशास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। पर्यावरण व कार्बन सम्मेलन जो है ना, वो नई दिल्ली में हुआ है। और 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है ना, भोपाल में हुआ है। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है ना, भोपाल में हुआ है। 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है ना, नई दिल्ली में हुआ है। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव ना नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलो। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नैम बोलते हैं ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये ना कंपाला युगांडा में हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो है ना, नैम की बैठक ना कंपाला युगांडा में हुआ है। विश्व सरकार सम्मेलन ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये इसकी थीम थी। और सरकार जो सम्मेलन है ना, दुबई में हुआ है। सरकार सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। और 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो है ना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो है ना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 3rd लोकतंत्र शिखर सम्मेलन जो है ना, सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। और प्रथम परमाणु ऊर्जा सम्मेलन जो है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा सम्मेलन जो है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। परमाणु ऊर्जा सम्मेलन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है ना, ये रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। G7 कहाँ पे हुआ है? इटली में हुआ है। अपूलिया फसानो शहर इटली में हुआ है। और यूक्रेन क्रांति शिखर सम्मेलन ना बर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में हुआ है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन बर्गेन स्टॉक स्विट्जरलैंड में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन जो है ना, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। 7वां विश्व एरोस्पेस शिखर सम्मेलन ना अबू धाबी यूएई में हुआ है। एरोस्पेस शिखर सम्मेलन जो है ना, अबू धाबी यूएई में हुआ है। ठीक है, एरोस्पेस शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है 12वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है ना, वियंतियाने लाओस में हुआ है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में। और राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक जो है ना, वो समोआ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? समोआ में हुआ है। राष्ट्रमंडल ऐसे देश होते हैं जिसमें ब्रिटेन ने कभी न कभी कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक चर्चाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने हेतु राज्यसभा में नोटिस आई है। तो दिसंबर 2024 में ना विपक्ष के 60 सांसदों के समर्थन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। ठीक है, 60 सांसदों ने समर्थन इस पे किया था।
नोटिस दे दिया गया है। विपक्ष राज्यसभा के सभापति पर सत्ता पक्ष के समर्थन में कार्य करने एवं सरकार विरुद्ध टिप्पणियों पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, सरकार विरुद्ध टिप्पणियों पर ना चर्चा नहीं करने का ना आरोप लगाया गया है। ठीक है, वास्तविक रूप से यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत संख्या न होने के कारण पारित नहीं हो पाएगा, परंतु इस विपक्ष का सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करने का तरीका माना जा रहा है। ठीक है, मतलब कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं, इसका ये एक सांकेतिक तरीका है। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला प्रकरण है जब उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु नोटिस दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 67B, इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के विरुद्ध ना अविश्वास प्रस्ताव का ना वर्णन है। ठीक है, 67B में संसदीय प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, जितना प्रेजेंट है उतने सदस्यों के ना बहुमत से पारित प्रस्ताव जिस पर लोकसभा द्वारा सहमति प्रदान की गई हो के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जितने हैं उसके 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, 2/3, लेकिन ये टोटल का चाहिए होता है, मतलब 543 है ना उसका, 543 और राज्यसभा का, तो मतलब जितने संसद के जितने सदस्य हैं है ना उसके सब के 2/3 चाहिए होते हैं। ठीक है, और प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। तो 67B में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस शेखर पर महाभियोग के लिए राज्यसभा में नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए ना नोटिस दिया गया है और ये राज्यसभा में लाया गया है। ठीक है, जस्टिस शेखर। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। प्रस्ताव में 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ठीक है, राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जो कि सही नहीं थे मुस्लिमों के खिलाफ। ठीक है, तो उसके कारण इनके खिलाफ लाया गया है, जस्टिस शेखर के खिलाफ। अब देखो, जो जस्टिस होते हैं मतलब उच्च न्यायालय के जस्टिस, उनको न्यायाधीश को उनको हटाया के जो अनुच्छेद लिया गया है ना, जिसमें लिखा है जिसको जैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगी, ये सब चीज़ का उल्लेख अनुच्छेद 124(5) में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। इस महाभियोग प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये 2/3 से पारित होना अनिवार्य होता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। भारतीय इतिहास में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कुल 4 बार लाया गया है। ठीक है, 4 बार लाया गया है। सबसे पहले लाया गया था वी रामास्वामी, भारत के प्रथम न्यायाधीश, सर्वोच्च पहले न्यायाधीश थे जिसके खिलाफ लाया गया था 1993 में। वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था, जिनके विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश जिनके विरुद्ध ये लाया गया था। वर्ष 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय को न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध न राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सौमित्र क्या नाम था, सौमित्र सेन ने राज्यसभा में ना महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद में 2017 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीवी नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध राज्यसभा सांसदों के द्वारा महाभियोग की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, लेकिन किसी का भी पास नहीं हो पाया है। ठीक है, बस वी रामास्वामी पहले थे। 2018 में विपक्ष द्वारा तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश CJI दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी लाया गया था। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लाने हेतु संबंधित मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागरिक संशोधन कानून CAA 2019। राष्ट्रपति अनुमानित न 12 दिसंबर 2019 को अनुमानित किया गया। ठीक है, अधिसूचना कब जारी हुआ, 11 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये ना लाया गया था, अनुमति लाया गया था 2019 को, अनुमति मिल गई थी, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई ना ये 2024 में हुई।
ये चुनाव के बाद। भारतीय नागरिक अधिनियम, नहीं चुनाव के पहले हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में छठवां संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नवीन प्रावधान क्रियाशील हो जाएंगे। नवीनतम संशोधन के तहत निर्धारित मापदंड का नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम आएगा। अगर अच्छे इसमें प्रावधान क्या क्या है ये देखते हैं, तो इसमें ना प्रावधान है कि नागरिकता के दायरे में वृद्धि। 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत की 3 पड़ोसी देश, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है जनसंख्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, से धार्मिक आधार पर न प्रताड़ित होकर भारत आने वाले 6 धार्मिक समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो किन किन को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय को ना भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ऐसा था इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम में। पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं है। नवीन संशोधन संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल 4 राज्य व संलग्न क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिला यहाँ पे लागू नहीं होंगे। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स और मिजोरम के जो चकमा जिला है ना, यहाँ पे ये सब लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना 11 मार्च 2024 में जारी होने के पश्चात सर्वप्रथम नागरिकता प्रमाण पत्र सिटीजन सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। कुल 14 आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। अभी फिलहाल प्रेजेंट में 14 लोगों को प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 में जारी किया गया था और 2020 में इसको 2024 में इसको अभी लागू किया गया। ठीक है, नवीन भारतीय आपराधिक कानून। ब्रिटिश काल के संशोधित कानून को भारत सरकार द्वारा निर्मित 3 नए कानून से प्रतिस्थापित कर भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हो गए हैं। और देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें ना इसमें राष्ट्रपति अनुमोदन दे दिया 25 दिसंबर 2023 को और अधिसूचना जारी हो गया 24 फरवरी 2024 को। प्रभावशील हुआ 1 जुलाई 2024 में। इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो पूर्ण कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का ना, उसका नाम क्या कर दिया गया है, नवीन प्रतिस्थापित आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को ना, इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है। तो साक्ष्य नाम था, यहाँ पे भी साक्ष्य अधिनियम है। इंडियन एविडेंस एक्ट को BSA कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, BSA कर दिया भारत साक्ष्य अधिनियम 2023। 1872 का था ये। 1860 का भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। 2023 दंड को न्याय में बदल दिया गया है, BNS। उसके बाद में दंड प्रक्रिया संहिता को जो है ना 1973 को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बदल दिया गया है। वक्फ संशोधन। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 में 2 विधेयक, वक्फ संशोधन एवं मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुनर्विचार व अन्य पहलुओं को लेकर संयुक्त संसदीय समिति JPC को जांच हेतु सौंपा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जिससे वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 को समाप्त करना है और यह ब्रिटिश कालीन कानून है जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं आदेश देखते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय और आदेश हैं।
17 अक्टूबर 2024 को ना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए को सबकी संवैधानिकता को यथावत बनाए रखने का आदेश दिया है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम को। और धारा 6 ए को वर्ष 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने हेतु शामिल किया गया था। धारा 6 में क्या प्रावधान है? 6 ए में 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971, देखो कितने साल का डिफरेंस है, ये 4 साल इधर, 4 साल और 1 साल। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 साल के मध्य असम आए प्रवासियों की कुछ शर्तें के साथ भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। जो असम में आए ना, जो बाकी जो कुछ लोग, उनको ना भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है 66 से लेके 71 के बीच में। ठीक है, तो ये 6 ए की धारा में था। ठीक है, तो ये या इम्पोर्टेंट है। चलो ये ठीक है, ये हो गया ना, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 से इम्पोर्टेंट था कि आखिर उसमें है क्या। तो असम के बारे में है, जो 66 से लेके 71 के बीच में जो लोग आए उनको नागरिकता दिया जाएगा, बस इतना ही था। उसके बाद अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो अगस्त 2024 में ना सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ बेंच ने भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण के तहत इन श्रेणियों के भीतर सामाजिक व आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के मामले में स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति को अलग से कोटा दिया गया है। ठीक है, अब निर्णय की मुख्य बातें क्या थी? राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा विद कोटा प्रदान करने की बातें की हैं। ठीक है, मतलब कि अब अनुसूचित जाति व जनजाति, तो कोटा अगर उनका था, जो भी पर्टिकुलर कोटा है, तो उसके अंदर भी कोटा दिया जाएगा किनको? जो ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। किसी भी स्थिति में उप वर्गीकरण में 100% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और राज्य सरकार इस निर्णय के पश्चात अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणियों में क्रीमी लेयर प्रावधान हेतु विचार कर सकती है। ठीक है, तो कोटा के अंदर कोटा रहेगा। ठीक है, तो ये जनजाति जाति आरक्षण विधेयक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।